नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम वही न्यूमेरिकल के प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम, एएलपी और ग्रुप डी में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के उन न्यूमेरिकल प्रश्नों को। हम 36 तक कर चुके थे। 37वां प्रश्न है, देखिएगा आप। 37वां प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है। सही मिलान तो दिया हुआ, देखिए एल्कीन और एल्काइन का ग्रुप दिया हुआ है। इसमें बताना है बढ़ते क्रम या घटते क्रम कौन सही ग्रुप दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि यानी बढ़ते क्रम में देखिएगा तो ये होता है CnH2n -2 CnH2n और CnH2n+2, यानी ये होता है एल्केन, कीन और एल्काइन। जैसे सबसे छोटा एल्काइन होगा माइनस वाला, तो एल्काइल से जो कहते हैं कैसे, काइन से, एल्काइन से। तो एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, चलिए। और आपको बताए थे कि ये सब जो जब भी होते हैं ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जो है एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन जो भी है क्या है, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये सारे क्या है, कार्बनिक यौगिक है। समझ रहे बातों को, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी सूत्र होता है। बाकी देखिए सबके लिए क्या होता है, CnH2n अब +2 के जगह पर 1 हो जाता है। अब बाकी जितना होगा यौगिक, बाकी जितना यौगिक होता है इसके बाद जुड़ता है, यानी COOH हो जाएगा। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, इसी के बाद NH2n+1, इसी के बाद COH हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, इसका देखा तो एल्डिहाइड के लिए हो जाएगा। इसी में हो जाएगा CnH2n, अब +O2 जुटेगा तो हो जाएगा क्या चाहिए, ईथर के लिए हो जाएगा। तो बाकी सब इसी में जुड़ते रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी एल्काइल ग्रुप एल्डिहाइड जितना भी होगा तो CnH2n अब +1, अब H जुटेगा। मतलब x मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझ रहे। O होगा, CHO होगा, देखिए O होगा, COOH होगा, CHO होगा, कुछ भी इसके बाद जुट रहेगा। समझ गए, जितना भी। इन्हें अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनाना है तो यहाँ पे अनुसूत्र, तो यहाँ पे जुट जाएगा। बाकी यही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए। यानी बढ़ते क्रम में दिखाई दिए होगा एल्काइन, एल्कीन और एल्केन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु हैं। तो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 0। देखिए हमको अगर ग्राम में दिया रहता, आपको हम बताए थे कि अगर मोलों का संख्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, 1 मिनट के। फिर हम बताए थे कि नंबर ऑफ अगर मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिया हुआ जो भी ग्राम में है, दिया हुआ ग्राम में द्रव्यमान, दिया हुआ ग्राम में द्रव्यमान उग नहीं रहा है। तो देखिएगा हम बताए थे कि अगर मोलों की संख्या निकालना है, यानी नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या होता है, मतलब दिया गया जितना भी होगा, दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया गया है, अब बटा में अनुभार, जो भी अनुभार। तो यहाँ देखिएगा तो दिया गया द्रव्यमान है, मोलों की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है, सल्फर पूछ रहा है परमाणु की संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर यहाँ ग्राम में दिया रहता है तो हम मोलों की संख्या निकालते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम, और पता है कि एक मोल में कितना परमाणु संख्या होता है, 6 गुने 6.22 गुना 10⁻23 होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये तो मोलर संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी 0.7 गुने कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 गुने, ये हो जाएगा गुने 6 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, तो ये तो पता है हमें कि एक मोल में परमाणु की संख्या कितना होता है, 1 मोल में अणु की संख्या देगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। निकालना है 0.7 मोल में, तो 0.7 मोल में देखा जाए तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, यानी 6×7=42, यानी 4.2 के लगभग में आएगा, 4.2 के लगभग में, यानी 4 ऑप्शन में देखिएगा आप तो आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पर 4 42 आ गया, 42 पे 4.215।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं परमाणु संख्या। यानी आपको हम फिर से बता रहे हैं कि एक मोल में अणुओं की संख्या देखा जाए तो एक मोल में होता है, एक मोल में अणु की संख्या देखा जाता है 6.02 दुगुने 10⁻23 और निकालना था 0.7 मोल में, तो कुछ नहीं करेंगे 0.7 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर 642 आ जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र भी आजकल पूछ रहा है, आपको याद करना जो बहुत जरूरी है। जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जिप्सम का हो गया पता, यानी CaSO4 × 2H2O जिप्सम का होता है। कल हम बताए थे एलम उलम का सब लिखे थे। देखिए फटाफट लिखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में, यानी क्लोरोफॉर्म को कल बताए थे। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरो CH Cl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। उसका नीला आप बताते हैं एलम मतलब एलम सल्फेट का। एलम का देखिएगा, एलम को पोटेशियम का बोलते हैं एलम। तो एलम में क्या होता है K2SO4 पोटेशियम एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम K2SO4 × Al2। ठीक है, एलम सल्फेट का होता है, एलम सल्फेट होगा ना, एलम सल्फेट का होता है K2SO4 × Al2 × SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अल्कोहल का तो पता होगा, अल्कोहल दिख रहा है यहाँ पे, अल्कोहल का यानी एथिल अल्कोहल है, यानी C2H5OH। कुछ नहीं, अल्कोहल में वही बताया ना आपको, CnH2n +1, ऐसे बाकी सब जुड़ जाएगा, OH होगा, ईथर होगा, कुछ भी जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप याद करते जाइए। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्या निम्न में कौन सही है, सही दिखाना है, पता करना है कि कौन सही है कि नहीं है। तो प्रोपीन कह रहा है, यानी पता होगा सबका कीन है, कीन यानी E वाला है, तो इसमें क्या होगा CnH2n होगा, यानी इसके दुगुना होगा। तो 1 2 3 गो है तो 6 गो आना चाहिए, तो 3 4 3 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 गो है, 2 3 4 5 6 3 9, यानी हाइड्रोजन से दुगुना होना चाहिए, यानी कार्बन से हाइड्रोजन से दुगुना होना चाहिए, यानी 1 2 3 2 5 आ रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 गो है, 4 है कार्बन, तो ये कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, 2 3 3 2 5 और 5 3 8, यानी ब्यूटेन सही है। सही है, चलिए समझ गया बातों को। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी विलयन का पीएच जो है 7 से बढ़कर 17 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन बढ़ जाता है। यानी देखिए तो 7 से 14 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, क्षार बढ़ रहा है। क्षारीय का देखिए क्षार जो होता है OH- देता है, OH-, तो OH- हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए, अगर यही रहता 7 से अगर मतलब घटता तो क्या होता, OH देता, यानी क्या होता, अम्लीय देता, OH+ देता है यानी अम्लीय, OH- मतलब क्या होगा, क्षारीय। समझ रहे हैं बातों को। और 7 पे अगर रुकता तो क्या होता हुआ, उदासीन होता। बातों को समझ रहे हैं। चलिए, यानी 7 से देखेंगे तो पीएच का विलयन, यानी 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और 7 तक ही रहेगा तो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। और देखिएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि ये जब भी देगा तो यानी देखिएगा अरेनियस के आयन के सिद्धांत के अनुसार भस्म वे पदार्थ है। देखिए भस्म का कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है, जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH- देता है। भस्म ही तो क्षार होता है कि नहीं, भस्म ही तो क्षारीय होता है। समझ गया बातों को। यानी OH- देगा जब, कब देगा, जब ये जल में, यानी भस्म को हम जल में, भस्म को अगर हम जल में मिलाएंगे तो ये OH- देता है। समझ रहे बातों को। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई रासायनिक समीकरण को पूर्ण करें। बताना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है उसको पूरा करना है। पूरा मतलब क्या, संतुलित रूप से। देखिए यहाँ पर देखा जाए, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में 1 2 को क्या है, 2 कार्बन है,
तो 2 कार्बन हमको खोजना है, तो 2 कार्बन कहाँ होगा, इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन। आप कहिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के लिए 2 है, तो यहाँ अगर गुना करेंगे 2 कार्बन हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 3 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6, यहाँ 2 है, गुना करें 3 3 दूनी 6 एक साथ हो गया। तो यानी आंसर कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको एक वीडियो में हम लेकर आएंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। चलिए आगे। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 32 ग्राम ऑक्सीजन का घनत्व दिया हुआ है इतना, तो बताना है कि ऑक्सीजन का ग्राम आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम निकालना है, समझ रहे हैं। तो कहीं कहीं ये भी वॉल्यूम से भी दे देगा, तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है क्या चीज, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान यानी m, द्रव्यमान मात्रा होता है क्या, घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व को p से सूचित करते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ था क्या चीज, द्रव्यमान 32, तो 32 मास, और ये क्या दिया हुआ है देखिए, और घनत्व दिया हुआ है 1.429 ग्राम दिया हुआ है, इसको भाग करेंगे कितना आएगा, ऊपर चल जाएगा 3 जीरो जाएगा, बटा 14 9 14 एकम 14 14 दूनी 28 2, ऑप्शन में देखेंगे 14 दूनी 28, 3 वाला है 2 वाला एक ही है, यानी यही आंसर हो सकता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में समय व्यर्थ नहीं कीजिएगा, देखिएगा 14 दूनी 28 लगा यानी हो जाएगा 22.4। हमको उतना ये नहीं कि एक्यूरेट लाना ही जरूरी है, ठीक है, आपको बस देख लेना है। 14 दूनी 2 आया है, अगर ज़्यादा इसे फिर 2 वाला रहता तो और भाग करते। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, समझ गए नहीं। आयतन जब निकालना होगा आपको घनत्व दिया रहेगा और द्रव्यमान दिया रहेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, द्रव्यमान बटा घनत्व लगाएंगे, आयतन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं, आप देखते जाइए, सीखिए। कह रहा है CaO प्लस OH2 CaO प्लस H2O ये संयोज करके बनाना है OH2 होल ट्वाइस। तो बताना है कि दी गई जो प्रतिक्रिया अभिक्रिया है किस प्रकार की है, संयोजन है, अपघटन है, दोहरा विस्थापन या विस्थापन है। तो देखिए इसमें संयोज कर रहा है, देखेंगे जोड़ेंगे कि नहीं, क्या हो रहा है इसमें, 1 1 1 1 2, तो 2, और H भी कितना है 2 है यहाँ ब्रैकेट लगने का मतलब कि वो भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया, बराबर है, यानी संयोज हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं जोड़ दिए हैं तो इसमें संयोजन हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए देखिए अब हम कुछ बात बता रहे हैं आपको, जैसे कि ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिसमें ऊष्मा को जरूरी होगी, ऊष्मा उसमें चाहिए, वैसी अभिक्रिया में ऊष्मा की क्या होती है, हानि होती है, यानी ऊष्मा उसको चाहिए करने के लिए उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, यौगिक टूट, यानी एक यौगिक 2 जगह टूट जाते हैं। अपघटन में क्या होता है, एक जैसे कि H2O है, तो H2O क्या होगा, H2 प्लस O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर 2 लगाए तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 लगाएंगे तो हो जाएगा। चलिए तो ये क्या हुआ, ये टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अपघटन। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करती है, मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर लेगा। समझ गए बातों को। चलिए संयोजन में जानते करते हैं, दो मिल के, ये दोनों मिल के फिर ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 45 नंबर है, यदि तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना इतना है तो परमाणु क्या है, कह रहा है तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक परमाणु के, कह रहा है M के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो बता रहा है कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा कि एक मोल में परमाणु की संख्या कितना होगा, एक मोल में परमाणु की संख्या वही 6.022 × 10 की पावर कितना 23, ठीक है। और तत्वों का परमाणु, तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो जाएगा, जिस इसमें दिया हुआ है कितना देखिएगा, इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है 3.15 × 10 की पावर -23 ग्राम दिया हुआ है, और निकालना है क्या चीज़, द्रव्यमान, तो हम गुना कर देंगे इसे से। समझ रहे हैं बात को।
यानी 6.02 गुने 10 के पावर क्या चीज़ से 23 से कर देंगे, 10 के पावर 23 से गुना कर देंगे। अगर हमको दिया रहेगा परमाणु, देखिए तत्व का अगर परमाणु द्रव्यमान दिया रहेगा और तत्व का यानी एम के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया रहेगा, अब पूछेगा पूरा यानी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ जो दिया रहेगा उसमें हम 6.022 गुने 10 के पावर 23 से गुना करेंगे। तो ये प्लस, ये देखिए इसका माइनस में है, इसका प्लस में कट जाएगा और बाकी गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा ये, तो 18 6 अतिरी 18, यानी ऑप्शन में देखेंगे 18 वाला है कोई, ऑप्शन में 18 वाला है, तो इसका आंसर यही होगा डी। समझ गए आपको? चलिए, हमको ज़्यादा नहीं देखना है, बस शुरू गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बात समझ गए होंगे कि हम तत्वों का, देखिए एक परमाणु का अगर द्रव्यमान दिया रहेगा, हमको निकालने का पूरा परमाणु का अगर पूछेगा, कुछ नहीं करेंगे, उसमें गुना कर देंगे 6.022 गुना 10 के पावर 23 से, इसमें से ये 23 कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है PbO प्लस HCl, देखिए संयोजन बन रहा है PbCl2H2 समीकरण पर ध्यान दे, कह रहा है उक्त समीकरण यानी उपयुक्त समीकरण के संतुलित हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या, देखिए यहाँ पर संतुलित करना है, संतुलित मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, जो तत्व है उसके मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी PB एगो, इधर भी एगो, ठीक है, O एगो ठीक है, H इधर का एगो है, एगो है, इधर कितना है, 2 गो है, तो इधर हम 2 लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए तो Cl एगो था, इधर 2 गो था, तो यहाँ 2 लगाए, तो H भी 2 गो हो गया, Cl भी 2 गो हो गया, तो यानी क्या होगा आंसर, 2 होगा। CHCl में यानी CHCl में 2 चाहिए, तो 2 हो गया मोलों की संख्या। चलिए आगे, कह रहा है द मोलिकुलर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना, कह रहा है न्यूट्रॉन का जो क्या होता है यानी अनुभार दिया हुआ कितना है, 28 है, और कह रहा है इट्स एटॉमिक मास इज इतना, और उसका क्या है, उसका परमाणु का भार भी दिया हुआ इतना है, इसका मॉलिक्यूल देखिए इतना है और इसका परमाणु भार इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, यानी एटॉमिक सिटी पूछ रहा है, यानी इसका, तो चलिए निकालते हैं। एटॉमिक सिटी बराबर क्या होता है, बड़ा होता है जो मास दिया रहेगा, यानी मॉलिक्यूलर मास, बटा में क्या होगा, एटॉमिक मास। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ कितना, 28, और ये दिया हुआ 14 दूनी 28, 2 हो जाएगा आंसर। समझ गया आपका? वही है, मोलों की संख्या बराबर रख देंगे, कुछ नहीं करना है। ऊपर दिया गया यानी परमाणु का द्रव्यमान और नीचे अनुभार, ठीक है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा क्या है, केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। तो बताना है कि वो मतलब कि जो तत्व है वो कौन है। देखिएगा ध्यान से कि रेडियोधर्मी धातु है, एलिमेंट है, और कह रहा है कि वो ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है जिसका खोज 1789 में किया गया है और उसका परमाणु संख्या 92 दिया है। तो आपको ये करना होगा कि रेडियोधर्मी तत्वों को याद करना होगा, धातु कौन है, कितने हैं, उसका परमाणु संख्या कितना है, उसको याद कीजिएगा, तो आप उसका नाम से बता सकते हैं। इसका यूनियम होगा, ठीक है। हम बहुत ऐसे भी इकट्ठा कर रखे हैं, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, हम वो भी लाएंगे, ठीक है। एक वीडियो में लाते हैं कितने रेडियोधर्मी तत्व है, मतलब कि और कौन कौन से हैं, उनके परमाणु संख्या, उनके अनुभार, परमाणु भर जो भी है सब लाएंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उनका खोज कब हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम। देखिए ग्राम में दिया हुआ, ग्राम में द्रव्यमान, अब मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, MOLE, ठीक है। कह रहा है कितना ग्राम, 51 ग्राम, और देखिए दिया हुआ किसका, ऑफ एन
अमोनिया, अमोनिया का होता है NH3। तो अमोनिया में पूछा है तो अमोनिया का हम पहले निकालेंगे क्या चाहिए, अनुभार। अमोनिया का अनुभार कितना होगा, अमोनिया का हो जाएगा कितना, मास होता है इसका 14, इसका होता है 1, तो 1 3 गो है, तो 1 × 3 = 3, तो 14 प्लस 3 यानी 17 हो जाएगा। तो नीचे आएगा 17, 17 से 17 3 51, इसका आंसर कितना है 3। आपको अनुभार निकालने आ गया, कैसे निकालेंगे देखिए, अनुभार निकालेंगे ऐसे, इसका देखेंगे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका, तो 14 होता है, 7 दूनी 14 यानी 7 इसका क्या होता है परमाणु संख्या। तो ये देखिए इसका हो जाएगा 1 होता है, 3 को दिया 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17, तो 17 लिख दिए यहाँ। और बताए थे कि दिया गया जो द्रव्यमान रहेगा बटा में अनुभार, तो दिया गया द्रव्यमान 51 है, अनुभार 17 है, तो 17 × 51 3 आ जाएगा। इसका क्या चाहिए, मोलों की संख्या। अब यही पूछता है कि परमाणुओं की संख्या, तो मोल की संख्या में हम 6.022 × 10⁻23 से गुना कर देते हैं। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि P4O10 + H2O, फिर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इतना समीकरण पर ध्यान दे, इस अभिक्रिया में जल के अवयव कण होंगे। तो जल के बताना है, तो जल यहाँ है, तो अवयव कण कितने होंगे देखिए, यानी संतुलित करना है। संतुलित होगा तो यहाँ पर कितना लगेगा ऐसा बताना है। देखिए अगर यहाँ पर कितना है, देखिए P के गो है 4 गो, 4 है, P के गो है 4, P4 यहाँ पर P 1 गो है, 1 गो है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लगाएंगे ना, तब नहीं बराबर होगा। यहाँ P4 था, यहाँ 1 गो P है, तो 4 लगा दिए, बराबर हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर O 10 गो है, यहाँ O कितना हो गया, 4 × 12 गो हो गया, 12 गो हो गया, यानी 10 1 11 गो है, यहाँ करेंगे कितना होगा 12 गो हो गया, 2 से गुना हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा तो 4 4 × 16, 16 इधर 16, इधर कितना हुआ 10 हुआ, 10 हुआ, तो यानी 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे क्या होगा, वो भी 16 6 को हो जाएगा, 10 और 6 16, 6 × 16, ठीक है। यहाँ एच देखेंगे तो 4 × 12, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 6 लग गया, यानी बताना था क्या चीज जल का, तो 6 हो जाएगा आंसर होगा। यानी संतुलित करने के बाद ही पता कीजिए कितना हो सकता है। अब समीकरण निकालने दे दिया है, अब पूछ रहा है संतुलित करने के लिए उत्पाद में कितने मोल्स लगेंगे, तो उत्पाद में कितना, तो अभी देख लीजिएगा, ये भी बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का बना लीजिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि Al2O3 + NaOH प्लस जल, इसके बाद क्या होगा सब बताना है। तो देखिएगा Na और Na प्लस ये तो Al सोडियम एलमेट, और ये बन जाएगा OH4, एक ही मतलब जल। देखिए तो हम देखेंगे तो इधर एगो H एल्युमिनियम एगो, तो यहाँ संतुलित करने के लिए 2 गो करेंगे ना, तो 2, तो फिर यहाँ 2, तो Na2Al2, ठीक है, OH 4 गो, तो 2 गो H, वो 2 गो, तो 2 गो, यहाँ 2 ले लिया, OH प्लस, ठीक है, यहाँ 4 गो है, तो H 2 गो, वो 2 गो, 4 गो, नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसे ही कुछ पूछा है कि अभिक्रिया के बाद क्या फलस्वरूप बनेगा, संतुलित करना नहीं है। देखिए तो यहाँ पर मतलब कि अभिक्रिया के बाद बनेगा NaLO4 OH4, ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए Na1 ठीक है, एल्युमिनियम 2 है, तो हमको 2 से इधर गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो Na2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 लगाएंगे तो 2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 3 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा फिर ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2 4 2 4 2 4 2, यहाँ देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 2 3 6 3
3 6 और 6 2 8 हो गया। ठीक, चलिए हो गया बराबर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 2 3 हो गया, यानी 2 3, यहाँ 2 लगाएंगे तो सब बराबर आ जाएगा। देख लीजिएगा आप। अगला कह रहा है एल्युमिनियम यानी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा क्या चीज? देखिए सोचिए, आप बनाइए। तो अमोनियम सल्फेट क्या होता है? CH4 होल ट्वाइस CH4 होल ट्वाइस SO4 SO4 तो CH2 CH4 होल ट्वाइस SO4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और रासायनिक सूत्र है जो हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। आप खुद से भी तैयारी कीजिए। हम तो ये इसलिए ला रहे हैं इस वीडियो को ताकि आपको पता चले किस किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप इससे तैयारी कीजिएगा। हाथ से कैसे सब लिखवा दिए थे, कल लिखवाए थे हम। तो बोरेक्स का सूत्र लिखिएगा। बोरेक्स को बोलते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट। सोडियम टेट्रा बोरेट बोलते हैं। सूत्र होता है Na2B4O7, इसी के बाद है इंटू 10H2। क्या होता है? 10H2O। समझ गए बात को? बेकिंग सोडा इसे को जानते होंगे, खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका होता है NaCO3 NaCO3 होता है उसका। खाने क्या होता है? धोने वाला सोडा। ठीक है, चलिए इस तरह के है। बाकी मेथेन उथेन के तो जानवे करते हैं आप। सिल्वर नाइट्रेट का जानते होंगे। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के नाइट्रेट का क्या होता है? AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ प्रश्न देखते हैं और फटाफट हम कर लिए। कितना? 50 तक कर लिए। 54 में देखिए, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई H तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान H के 1/4 पर वस्तु की, यानी वस्तु की डैश होगी, केवल स्थिति ऊर्जा होगी। वस्तु में बताना है वस्तु में क्या क्या हो सकती है। मतलब कि अगर हम फेंक रहे हैं तो H ऊंचाई तक जा रहा है, तो H ऊंचाई के ठीक पहले वस्तु में क्या क्या हो सकती है वो बताना है। समझ रहे हैं? तो H ऊंचाई तक जाएगा तो वस्तु में क्या क्या होगी उसमें? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, यानी देखिए समान स्थितिज गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, और कह रहा है कम गतिज ऊर्जा, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। देखिए जब जाएंगे हम किसी वस्तु को बहुत तेजी में भेजेंगे तो आप ही देखिए कि जब शुरुआती स्टेज में होता है तो क्या होता है? उसका रुकने का स्थिति बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी गति में जाती है। तो यानी क्या होगा? कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गति ऊर्जा। इस सोच के बना सकते हैं। देखिए अगला है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो एल्डिहाइड के लिए चुनना है, चुनिए। तो इसका सूत्र कल हम बताए थे क्या होता है, कल क्या अभी थोड़ा देर पहले बताएं क्या होता है कि NH यानी CnH2n+1 और जो होगा COH होगा या CHO होता है, यही CHO या COH। समझ गए? चलिए तो इसी पैटर्न पे हम रख के चेक करते हैं इसमें कौन सही है और कौन गलत है। चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ से देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए तो इसमें पहला दिया हुआ था HCOH। समझ गए? तो इसमें HCOH है तो इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर HCOH यानी ये 0 रखेंगे, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 और 0+1 मतलब कथी? ये C0 हो जाएगा, C खत्म है, H हो जाएगा एगो और ये हो जाएगा CHO, यानी सही है। सही है, समझ रहे हैं? यानी HCOH सही है। इसमें H0 यानी क्या हो जाएगा? ये मिथेनॉल हो जाएगा। हाँ चलिए, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये इस ग्रुप का नहीं है। आप इसी पे देखिए, सब एल्डिहाइड के लिए गलत है, यानी बताना है। देखिए सब नॉल है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे एथेनॉल, मेथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का है, OH वाला है ना। तो OH वाला है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 1 3 3 और 2 3 2 4 1 5 नहीं, ठीक है, यही ग्रुप है। CnH2n अब +1 पे ही है, अब बगल में COH कर दिया है। तो अगर O0 लेंगे, अगर HCH, देखिए फटाफट हम सब लिख देते हैं, उसके बाद हम फिर बनाएंगे। अगला दिया है C2H5 COH,
फिर दिया है C3H7COH, अगला दिया है CH2COH। देखिएगा फटाफट देखते हैं। तो इसमें 0 अगर लेंगे तो E0, फिर E0 + 1 यानी 0 ही हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा तो एक है कि नहीं, एक है। और बाकी देखिए ये वाला इस तरह है। इसमें भी देखिए 2 दूनी 4 1 5 ये सही है, 3 दूनी 6 1 7 ये सही है। इसमें देखेंगे कितना है, इसमें एक लिया है, एक लिया तो एक के बाद कितना होगा, अगर यहाँ में C1 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2 गुने 1 1 + 1 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 होगा, तो ये क्या होगा, सही होता, बाकी ये गलत है। यानी डी नंबर क्या है, गलत है। समझ गए, गलत चुनना था। अगला है एल्डिहाइड के लिए गलत चुने। फिर देखिए सब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, देखिए तो इसमें भी वही है। तो 2 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। चलिए 2 दूनी 4 1 5, प्रोपेनॉल 1 2 3, हाँ देखिएगा 2 1 3 3 1 4, इसको 1 1 2 तो मेथेनॉल 1 2 एथेनॉल। चलिए इसमें देखा जाए तो CnCOH यानी 1 2 3, तो 2 1 3 ही सही है। अगर 1 लेंगे तो 3 होना चाहिए, 3 लेंगे तो 7 होना चाहिए। अगर 1 लेंगे तो क्या होना चाहिए, देखिए ये भी तो गलत है। अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा C1 और H2 × 1 और +1 COH, तो यहाँ पर C1H3 और +1 ये होगा COH हो जाएगा ये होना चाहिए। तो यानी इसके अनुसार से ये गलत है, ये गलत है। और इसका देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें गलत आ रहा है, प्रोपेनॉल यहाँ पर 5 होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन लिखने में हमको गलत होगा, या तो ये भी गलत होगा या तो ये भी गलत होगा। और यहाँ अगर 5 होगा तो ये गलत नहीं होगा, समझ गए बातों को। यहाँ अगर 5 होगा तो ये गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ 3 होता तो ये गलत नहीं होता, लेकिन दोनों गलत होगा। अगर यहाँ 5 होता तो नहीं होता, हो सकता है हमसे लिखने में गलत हो गया होगा। तो आप देख रहे होंगे, इस पर बैठा लीजिएगा। अगर देखिएगा यानी 2 यहाँ है तो 2 2 4 1 5 होना चाहिए, तब CH होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में से डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कह रहा है कि पहला आवर्त के दोनों एलिमेंट, यानी पहला आवर्त में 2 गो है, एगो H है एगो H ही है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम है कि नहीं, हाइड्रोजन हीलियम है। और कह रहा है कि एलिमेंट में डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो बताना है कितना में, यानी उसमें कक्षा देखेंगे तो उप कक्षा के एलिमेंट नहीं, उसमें कक्षा देखेंगे तो KLM, तो पहले कक्षा में आता है। के पहले कक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। तो के में, तो किस में कह रहा है कि एलिमेंट में डैश में यानी किस कक्षा में, किस कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, तो के में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका 1 होता है 2 होता है, तो के में तो जानवे करते हैं 1 2 नहीं लेता है, होता है, यानी 1s2 तक होता है, तो एगो 1s1 हो जाएगा, एगो 1s2 हो जाएगा, होगा। चलिए के में तो n = 1, कक्षा = 1 यानी के, समझ गया। चलिए आगे हम और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहते हैं। देखिएगा कह रहा है कि अगर आवर्त 1 में दोनों एलिमेंट में के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है, देखिए के के लिए होता है के कोष, यानी की कक्षा में देखेंगे तो n = 1 होगा। ठीक है, n = 1, यानी केवल इसमें देखा जाए तो उप कक्षा कौन होगा, केवल इसमें S उप कक्षा होगा। क्या होगा, S उप कक्षा होगा, क्योंकि n ये कक्षा 1 है। अगर इस तरह से देखा जाए तो L जो होता है, L कोष में क्या होता है, n = 2 होता है, यानी उप कक्षा 2 होगा। उप कक्षा की संख्या 2 होगा, यानी S होता है और P होता है उप कक्षा। इसी तरह से M में KL M में आते हैं, तो M कोष में अगर आएंगे तो इसमें n = 3 यानी SPD होता है। और फिर N में आएंगे तो N कोष में अगर आते हैं तो क्या होता है, n = क्या होता है, 4 होता है, यानी SPDF, मतलब ये सारे उप कक्षा क्या है, उप कक्षा है। समझ गया बातों को। देखिए देखा जा पूछेगा कि के में के लिए कितना उप कक्षा होगा, तो 1 होगा, कि के = n होता है, के = n। ये क्यों होता है, सो देखिए ये कोई भी तत्व है कक्षाओं की संख्या देखा जाता है तो कक्षा, देखिए कक्षा क्या होता है इसमें, ई अगर बिंदु मान लीजिए यहाँ पे केंद्र, तो 1 2 3 और इसका ये 4, तो देखिए ये क्या है, के ई नंबर 1 है 2 है 3 है 4, यानी n = KLMN, यानी के कक्षा 1 है। तो इसमें के को अगर n से सूचित करते हैं, के = n, तो इसमें क्या होगा, उप कक्षा 1 होगा। 2 = L में 2 होगा, 3 में A होगा। तो यही उप कक्षा यानी कक्षाओं के देखते हैं। परमाणु में क्या होता है,
हम इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के अनुसार से हम इसको डिपेंड करते हैं। समझ गए बातों को। चलिए, नाभिक के निकट वाले सेलों में सबसे कम ऊर्जा होती है। नाभिक के जितना निकट, देखिए नाभिक जो है, नाभिक के निकट वाले और सेलों में देखेंगे यहाँ पर आएगा तो सबसे कम ऊर्जा। उसके बाद जैसे जितना दूर हम जाएंगे क्या होगा, उसमें ऊर्जा बढ़ते जाएगा। अगर देखेंगे बाह्यतम सेलों में पूछेगा, बाह्यतम सेलों में तो क्या होगा, ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिक के किस सेलों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो बाह्यतम सेलों में, यानी बाह्यतम क्या चीज, कक्षाओं में। समझ गए, बाह्यतम कोश में। उप कक्षा 4 होती है, SPDF और KLMN। तो फर्स्ट में K में 1 उप कक्षा, L में 2, M में 3 और N में 4 होता है। समझ गए आप बातों को। चलिए सुनिए अगला। देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन आया है कि Mg+O2 ये कौन से क्या है, अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें देख रहे हैं जुट रहा है Mg+O2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये संयोजन हो जाएगा। बात को समझ गए। चलिए यानी 59 तक आपका हो चुका है, क्वेश्चन बना लिए होंगे। ऊष्माक्षेपी आपको बताया है। ऊष्माक्षेपी का देखिए, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी मतलब छेप करना, बच जाना, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको बताते हैं कैसे होगा ऊष्माक्षेपी। आपको इस तरह का, तो N2 देखेगा N2 + 3H2, तो इसमें देखेंगे तो 2NH3, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा बच रहा है। क्या होगा, ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है। क्या होता है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्या करेगी, शोषित, मतलब ऊष्मा की उसमें क्या होगा, उसको जोड़ने के लिए ऊष्मा की मतलब की आवश्यकता होगी। 2 प्लस ऊष्मा, ये बनेगा 2NO। समझ के बातों को। अगर ऊष्मा की जरूरत होगी अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया करने में, तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा, सोख रही है। यानी देखिए C+S यानी ऊष्मा लेगी, गर्म करेंगे, यानी गर्म करेंगे वही ना, ऊष्मा चाहिए, तो CH2, तो ऊष्मा शोषी हो गया, ऊष्माक्षेपी जो हो गया, और उसमें ऊष्मा प्राप्ति होगी। आप समझ गए होंगे ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं। अपघटन समझते होंगे, जिसमें क्या होता है, दोनों टूट जाएगा, एगो 2 में टूट गया, यानी H2O बन गया, H2O + O2 बन गया। चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन, एल्डिहाइड के गलत को खोजना है। फिर वही आ गया, तो देखिए ये है तो 0, तो ये सही होना चाहिए। इसमें 2 3 चाहिए, इसमें 2, तो ये 5 होना चाहिए। 2 दूनी 4 1 5 होना चाहिए। गलत हो, सी क्या होगा, गलत होगा। आप समर्थ में मतलब कि मेरा समर्थन करने, आपको सीख गए होंगे आप ना, सीख गए होंगे उम्मीद है। ये देखिए 3 दूनी 6 1 7, तो ये गलत है। आप कुछ नहीं, CnH2n आप +1 कीजिएगा, बाकी सब में सेम होना चाहिए, बाकी सब में सेम। यहाँ पर 0 रखेंगे सी का मान, तो H1 आ जाएगा। चलिए हो गया। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हम और प्रश्न लेके आ रहेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अभी हम कुछ एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे, जैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं, विद्युत धर्मी धातु का केंद्रित ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, तो उसका खोज कब किया गया कि, और उसका परमाणु संख्या। तो हम उस तरह क्वेश्चन लाएंगे, कितने हैं, कौन है, नहीं है, सब हम लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते रहिए आप, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपको जो भी कुछ कठिनाइयाँ और तकलीफ हो रही है तो कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। बाय।